स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटालिक्स में बॉन्डिंग पढ़ ली थी, जहां पे हम लोगों ने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और साथ ही साथ में कोवेलेंट मल्टीपल बॉन्ड पढ़ा था। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हम लोगों ने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो पढ़ लिया था। साथ ही साथ में कौन कौन से उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें आता है सबसे पहला पार्ट था मेटल कार्बीन बॉन्ड, सेकंड था मेटल कार्बाइन बॉन्ड, जहां की हम लोगों ने देखा था कि मेटल और कार्बीन के केस में प्योरली डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट होता नहीं है ड्यू टू लोन पेयर। जो भी साइड एटम होता है उसके लोन पेयर में रेजोनेंस होता रहता है, तो वहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड पाया जाता है, वहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड होगा। बट जब हम बात करते हैं मेटल कार्बाइन की, तो वहां पे प्योरली हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा जो कि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा प्रूफ भी हो रहा था। ये सारा हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम मूव करेंगे आगे कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे ऑर्गेनो लिथियम हो गया, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हो गया, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो गया, मतलब पर्टिकुलर टाइप के जो कुछ मेटल्स हैं उनकी पढ़नी है, जिनकी स्टडी ज़्यादा होती है या जिनका यूजेस ज़्यादा है। तो हमको पढ़ना क्या क्या है टॉपिक में? प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बॉन्डिंग पढ़नी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो है एप्लीकेशन। हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और उसमें भी आज सबसे पहले अभी हम आज जो हेडिंग हमारी है क्या है, ऑर्गेनो लिथियम की। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकली ऑल एलिमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल except the noble gas form compound with a element carbon bond, that is organometallic compound। आप बताइए क्या ये बात सही है कि एक्सेप्ट नोबल गैस, क्या नोबल गैस नहीं बनाती हैं? याद करिए, मैंने आपको इसी लेक्चर में अपने इसी सीरीज में ही बताया था कि एक कंपाउंड है XCCF3 का होल थ्राइस। ये कंपाउंड जो होल ट्वाइस कंपाउंड है, ये कंपाउंड हम लोग देखते हैं। यहां पर जब हम देखेंगे ये कंपाउंड हमारा फॉर्म होता हुआ हमें दिखता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो साइड ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.3 ऑन मुलिकन स्केल। और जो फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसकी 3.98 नियरली 4 के आसपास होती है। तो उसकी 4 के आसपास और इस ग्रुप की 3.3 के आसपास होती है। तो जब फ्लोरीन के कंपाउंड हम लोग पढ़ते रहते हैं, XCF2, XCF4 इस टाइप के, तो जब ये कंपाउंड बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं? तो हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने ट्राई किया और उन्हें एक एफर्ट में हम लोगों को रिजल्ट्स मिला कि कंपाउंड बन सकते हैं। बट मोस्टली हम यही बोलते हैं कि नोबल गैस नहीं रिएक्ट करती। फिर क्या है, देयरफॉर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री कवर्स द, क्या क्या कवर करता है? डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली। एल्कली कौन सा होता है? ग्रुप 1 के मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है जो कि आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। द नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं मेन ग्रुप के। तो मेन ग्रुप का तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी होता है, लेकिन हमने आपको जब बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहां बताया था ये आयनिक बनाते हैं, इसलिए मेन ग्रुप्स इनको सेपरेट कर लेते हैं, इसीलिए यहां पे टर्म यूज किया गया है नॉन ट्रांजिशन मेटल। नॉन ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से? मेन ग्रुप के। मेन ग्रुप के तो होता ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी है, लेकिन वो आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए उसको हम सेपरेट कर दिए। और बचे हुए जितने हैं हमारे मेन ग्रुप में कौन कौन सा आता है? 1 होता है, 2 होता है, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक पूरा प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 4 या 5, और फिर होता है 6। मतलब 6 कौन सा होता है? नोबल गैस वाला। सॉरी, ये हमारा 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर 7 हो गया, और लास्ट में 8 आता है जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेन ग्रुप में जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से? जैसे सिलिकॉन हो गया, कार्बन इटसेल्फ हो गया, जर्मेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। याद करिए, बताया था कि एल्यूमिनियम, बोरॉन ये सब बनाते जरूर हैं, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो हमारे मेन ग्रुप के
3 से 5 वाले जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक उसमें रखते हैं, वो भी हमारे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही साथ में ट्रांजिशन मेटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनकी स्टडी करनी है पूरे चैप्टर में आगे फर्दर, डी ब्लॉक वाले भी बनाते हैं कार्बन के साथ ओएमसी कंपाउंड। साथ ही साथ में प्लस में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, जिनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। साथ ही साथ सम नॉन मेटल और मेटलॉइड, नॉन मेटल तो बनाते ही, साथ में कुछ मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहां पर हमारे क्या हैं, सच एज बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी और टेल्यूरियम। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉइड कौन सा है, सिलिकॉन है, जिसका यूज बहुत ज्यादा वाइडली आजकल के वर्ल्ड में हो रहा है। आप जो सोलर पैनल्स देखते हैं, सोलर पैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोलर सेल्स होती हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट यूज किया जाता है, दैट इज योर सिलिकॉन। साथ ही साथ में सिर्फ सिलिकॉन का यूज यही नहीं होता है, जो आपकी आज वर्ल्ड में पूरी मारामारी चल रही है चिप्स की, कुछ भी बनता है, ये डिजिटल बोर्ड है, माइक्रोफोन है, लैपटॉप्स है, टीवी है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब वहां पर चिप्स का यूज होता है। जो आपको यहाँ बोर्ड दिख रहा है, इसको अगर ऊपर का है तो ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको भी पता बहुत सारी इसमें अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे, तो उनमें लगी होती हैं चिप्स, जिनकी वजह से चल रहा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं, उनमें सबकी रिक्वायरमेंट होती है चिप्स की, और जो चिप्स होती हैं उनमें सिलिकॉन का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, मैक्सिमम रोल होता है। तो सिलिकॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ में अपने इंडिया में सिलिकॉन का उतना स्टोर नहीं है, 1-2 कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, बट सिलिकॉन अब कई जगह पाया जा चुका है, मिल भी चुका है, जिसकी वजह से अब अपने इंडिया में भी इसकी ग्रोथ होगी और जो है आत्मनिर्भर भारत की उसमें चलेगा। चलिए, रिसेंटली नोबल गैसेस कंपाउंड XeCF3, जो कि यहां पे बता रहा है एक्सेप्ट नोबल गैस ओएमसी नहीं बनाते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग फिर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो XeCF3 का होल ट्वाइस, ये 2 वाला है, हैज बीन पोस्टुलेटेड सिंस CF3 ग्रुप, पोस्टुलेटेड मतलब पाया गया है, देखा गया है, सिंस CF3 ग्रुप इज कंपेरेबल इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसके कंपेरेबल में है, हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपेरेबल में है। यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से, मुझे याद है मैंने पहले भी बताई थी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.3, आप भी कॉपी पे कहीं भी साइड में नोट कर लीजिए। फ्लोरीन की होती है 4, यहां सीक्वेंस वाइज में ही लिख देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन की होती है 3.98, इसको आप 4 भी लग सकते हैं। क्लोरीन की होती है 3, ऑक्सीजन की 2.3 के आसपास उसमें लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इसके लिए नहीं है। मेन फ्लोरीन और हमारा क्या था, फ्लोरीन और ये वाला ग्रुप। साथ ही साथ कार्बन, क्योंकि कार्बन के लिए बॉन्डिंग हो रही है, उसकी कितनी होती है 2.5, और कार्बन के साथ मोस्टली जुड़ा होता है हाइड्रोजन, दैट इज 2.1। ये होती हैं इंपॉर्टेंट स्केल, याद रखिएगा। जो भी हम ये सब पढ़ रहे हैं, ये कौन से स्केल पे हैं, ये मिल्कन स्केल पे हैं। मिल्कन स्केल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अलग अलग स्केल्स होती हैं, लेकिन जो ये वाली स्केल है, ये हमारी मिल्कन स्केल है। इसी के बिहाफ पे आप बीएससी में अपने पूरे और एमएससी में पढ़ते रहते हैं। बेसिकली लैब वगैरह में दूसरी स्केल्स का भी यूज किया जाता है, बट आप बीएससी ग्रेजुएशन वगैरह में मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ में क्या है, वी शैल डिस्कस दिस सेक्शन केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम लोग इसके डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ये हमने क्या डिस्कस किया पूरा, कि कैसे हमारा मेटल और ऑर्गेनिक, कहाँ कहाँ के मेटल, कौन कौन से ग्रुप के मेटल कैसे कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, ये देख लिया। ये तो ब्रीफ दिया है, कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। इसी तरीके से ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड एंड सो ऑन। ऐसे ही हम सारे एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की सीरीज में क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स दैट इज RLI, ऑर्गेनिक ग्रुप है, are extremely important reagent commonly used in preparative inorganic and organic compounds। कैसे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का बहुत यूज है। कैसे है, मैं अभी एग्जांपल के लिए बताऊंगा भी।
और आपको मैं इससे पहले भी बताऊंगा, जब मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा तब आपको तुरंत याद आएगा, यस सर ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे इसका यूज किए थे। देखिए मैंने कलर से, अलग कलर से आपके लिए किया है, जिसमें शायद ये आपको याद आ जाएगा। एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट कहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो भी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उससे क्या होता है, हमारा दो तरीके की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती हैं, एक एल्काइलेशन, एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम लोग एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं और एसाइलेशन में हम लोग एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं। ये ग्रुप याद रखिएगा कौन सा, यहां पर ये ग्रुप, ये जब एल्काइलेशन करना होता है तो RX का यूज करते हैं, और जब एसाइलेशन करना होता है तो ये करते हैं, इसमें X बाहर जाता है, इसमें भी X, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाता है, इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होता है। ये दोनों कौन सी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इन दोनों की प्रेजेंस में FeCl3 या AlCl3 लेते हैं, जो कि लेविस एसिड्स होते हैं, जो कि कैटालिस्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वही सिमिलर चीज यहाँ पे होती है। द रिएक्शंस रेडली प्रिपेयर्ड एंड वाइडली यूज्ड एज एल्काइलेटिंग ग्रुप एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट, मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन होती हैं वो जनरली और कॉमनली उनको क्या बोलते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट। मतलब RLi कहीं जुड़ा है तो उसको हम कहेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट है। एल्काइलेटिंग का मतलब क्या है, उसमें वर्ड जुड़ा है एल्काइलेटिंग। एल्काइलेटिंग होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब R ग्रुप, जो कि आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, या कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसमें Li, अगर आप RLi लिखे हुए हैं तो यहाँ Li क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, ऑर्गेनिक ग्रुप है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है तो निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। जो भी यहाँ ग्रुप लेंगे इसी ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी हम जहां पे रिएक्शन करा रहे होंगे। तो अगर ये एल्काइल है तो एल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर, CH3 है तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल है तो इथाइल ग्रुप का ट्रांसफर, तो एल्काइल ग्रुप की ट्रांसफर करता है किसी रिएक्शंस में कहीं भी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट अलोंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। RMgX में क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट इधर से निकल जाता है, यहां से ये R निगेटिव, जिसको आप कई बार न्यूक्लियोफाइल भी बोल देते हैं, यहां से ये निकलता है, यहां से अगर हम देखेंगे बाहर ये निकलता है। उसी तरह RLi में ये तो हमारा बाहर चला जाता है, और ये R जो ग्रुप है ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये भी एल्काइलेटिंग एजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट है। जब अब हम वहां पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये बता देंगे कि ऑर्गेनोलिथियम में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एल्काइलेटिंग एजेंट, सिंपल है। फिर क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जो कि हमारे जैसे हेक्सेन हो गया, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है, हेक्सेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ईथर हो गया, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ईथर नहीं है, हाइड्रोकार्बन में नहीं है। और उसके बाद सॉल्वेंट एंड डिस्प्ले एक्सट्रीम केमिकल रिएक्टिविटी। एक्सट्रीम केमिकल रिएक्टिविटी का कहने का मतलब है, जो आप सोडियम का आप जानते हैं, आपको तो लिथियम दिया ही नहीं जाता, बट सोडियम से आप जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं तो अपनी लैब में एटलीस्ट इतना तो देखा होगा कि कैरोसिन में सोडियम रखा होता है, और जब उसको वो भी बहुत फाइन पार्टिकल में रखा जाता है वहां पे, जिसमें बच्चे उसका यूज न करें या मिस यूज न करें, सॉरी यूज तो कर ही सकते हैं बट मिस यूज न करें। अगर उसका बल्क में रखेंगे तो ज्यादा बड़ी आग लग सकती है। इतना टिनी सा सोडियम हम लोग लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और उसको वाटर टैंक में बच्चे फेंकते हैं या कुछ करते हैं तो आग लग जाती। कई बार तो सीरियसली बच्चे में रिएक्शन कर रहे होते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है, उसको हीट में दिखा के किया जाता है, सोडा एमाइड टाइप का सब बनाया जाता है, लेकिन वहां पर भी आग पकड़ लेती। क्यों? क्योंकि जो आपने कंपाउंड लिया है या तो पूरी तरह से टाइटली एयर टाइट हुआ नहीं है, या किसी ना किसी तरह का वहां पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर रह जाएगा तो वहां पे तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। और ऑर्गेनोलिथियम, लिथियम जो होता है हाईली पायरोफोरिक होता है, पायरोफोरिक, ठीक है। और पायरोस मतलब क्या होता है, पायरोस मतलब होता है फायर, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में या उसके पहले बताया था। और ये जैसे ही ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मॉइस्चर के, वाटर के
रिएक्शन जैसे ही उसमें आती है कांटेक्ट में तुरंत एक्सप्लोड कर जाती है। तो ये इस तरह की रिएक्शन पायरोफोरिक होती हैं। इसलिए हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन के सॉल्युबल उसमें करते हैं। हाइड्रोकार्बन इनकी रिएक्शन भी इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं। जैसे ये रूम है, कहीं पे रूम है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो रूम है, तो वहां पे आप नॉर्मल ऐसे नहीं कि ऐसे किया टेस्ट ट्यूब ऐसे वैसे मिक्स कर दी, जैसे आप नॉर्मल कोई भी केमिकल H2SO4 NaOH ये सब मिलाते रहते हैं वैसे नहीं करते हैं। इनकी एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है जिनको बैलूनिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लगानी है आपको, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर आपको इस पे रिएक्शन लगानी है ये टेस्ट ट्यूब पे, तो यहाँ पे आप इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको टाइड करेंगे बैलून से, इसको जो है आप बैलून से भरेंगे और इस बैलून को कौन सी गैस भरेंगे, N2 गैस भरते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। N2 हाईली स्टेबल होती क्योंकि N में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन भी होती, बट ऑक्सीजन फिर भी रिएक्ट कर जाती है डबल बॉन्ड, लेकिन N2 के 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो लिथियम नहीं यहाँ पे रिएक्शन कर पाता। इसलिए नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में यहाँ पे अब हम जो भी रिएक्शन करानी होगी, हीट करना, कुछ भी करना, अब इजीली करेंगे और यहाँ से हमारे N2 गैस पे रिएक्शन कराते हैं। इसे कहते हैं इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। कई बार आप सुने होंगे इनर्ट एनवायरनमेंट ये वो, तो क्या होता है, यही होता है कि हम सबसे पहले एक जगह आपने देखा होगा कहीं पे शादी वगैरह में हीलियम बैलून देते हैं, हीलियम गैस के बैलून्स होते हैं। हीलियम गैस के बैलून को अगर ऐसे छोड़ दो तो वो, क्योंकि एयर से लाइटर होती है हीलियम, इसलिए वो उड़ जाती है, कहाँ पे, आसमान में चले जाते हैं। सिमिलरली हम पहले बैलून्स को पहले उसमें गैस भर लेते हैं, उसके बाद उसको इसके ऊपर पुट कर देते हैं, क्योंकि आगे वो रबड़ लगी होती है, वो आके इस पे स्टिक हो जाती है, तो वहां पे नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर बन जाता है और कुछ नहीं, ऐसे ही हमारा बनाया जाता है। ये टेम्परेरी टेक्निक है। अगर इसी के ब्रॉड लेवल पे जाते हो तो वहां पे पूरी मशीन वगैरह होती है जहां पर पूरा सिस्टम इनर्ट किया जाता है, बट जनरली लैब्स में ऐसे ही किया जाता है। कैसे, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह के जितने भी पायरोफोरिक या बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, उनकी रिएक्शन इनर्ट एनवायरनमेंट में ऐसे ही कराते हैं। फिर क्या है हमारा, These compounds are generally polymeric in nature। पॉलीमेरिक क्या है, याद करिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाई थी, ये ऐसे कुछ कराया था। लिथियम का स्ट्रक्चर था जहां पे LiCH3 था, वो इस फॉर्म में था। यहाँ पे टेट्रामर था, कैसे, यहाँ पे Li, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे Li रख लीजिएगा, कुछ इस टाइप में बताया था। यहाँ पे Li था, साथ ही साथ में इन पे CH3 थे, इन पे हमारे CH3 थे। बनाने को तो हम लिख देते हैं Li पॉजिटिव, साथ में CH3 निगेटिव, लेकिन जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक से ज्यादा भी कहीं फॉर्म होती है तो उसे डाइमर बोलते हो। 3 फॉर्म, अगर 3 मोनोमर सेम सेम जुड़े होते उसे ट्राइमर बोलते हो, 4 जुड़े होते तो टेट्रामर बोलते हो। तो ये जो कंपाउंड है ये टेट्रामर है, और टेट्रामर को आप पॉलीमर भी, एक से ज्यादा यूनिट जुड़ जाएं तो उसे पॉलीमर बोल सकते हैं। तो जनरली ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेस्ट एग्जांपल ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ पे क्यूबेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे लिथियम प्रेजेंट होगा और अल्टरनेट कॉर्नर्स पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें, विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल रिकॉर्डेड कंटेंट लाया है। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपका जो सिलेबस है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में हम लोगों ने करके उसको रिकॉर्ड किया है आपके लिए, और जो कि आपको बिल्कुल बेनिफिशियल, मतलब बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ाते हैं, ये जो भी स्लाइड्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कंटेंट आपने यहाँ समझा है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं फुल सेमेस्टर का, तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो फुल रिकॉर्डेड फॉर्म में विज्ञान वृक्ष आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या अच्छी जगह से करना चाहते हैं तो आप विज्ञान वृक्ष से CUET बैच परचेज कर लीजिए, जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से ढंग से
मेंटेन कर पाएं और कवर कर पाएं। साथ ही साथ में कई बच्चों का सपना होता है आईआईटी वगैरह जाने का, वहां से अपनी मास्टर्स करने का, तो विज्ञान वृक्ष आपके सपने को पूरे करने में आपकी मदद करेगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आईआईटी जैम जैसा जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी देता है, जिससे आप अपनी जो भी पोजीशन है इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे चेक कर सकते हैं अपने कोर्स के साथ ही, प्रिपरेशन के साथ ही, एग्जाम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप कितनी प्रिपरेशन अभी बाकी है। साथ ही साथ में आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि मास्टर्स में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए आईआईटी जैम और सीयूईटी तो किसी काम के नहीं बचते हैं। तो विज्ञान वृक्ष आप सब बच्चों के लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कराता है। आईआईटी गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो इंडिया में जितनी भी पीएसयूज हैं उनमें आपको इंटरव्यू के बेस पे डायरेक्ट जॉब मिलती है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी जैसी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू देंगे और आपकी जॉब पक्की है। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो आपको मौका मिलता है किसी भी आईआईटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करने का मौका, जिसमें आपको दी जाती है फेलोशिप। लेकिन आपका पैशन है टीचिंग की तरफ तो आप करना चाहेंगे सीएसआईआर नेट, जो कि मास्टर्स के बाद या ड्यूरिंग द मास्टर्स बच्चे करते हैं, तो सीएसआईआर नेट का भी कोर्स विज्ञान वृक्ष आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया में आप किसी भी कॉलेज, रिसर्च लैब या कहीं पे जाके आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं पीएचडी अकॉर्डिंग टू नेट, मतलब अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो आप जैसे ही जेआरएफ के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूअसली 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप दी जाती है आपकी जो भी स्टडी है उसको सस्टेन करने के लिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रिपरेशन की। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या है उसका बेसिक्स देख लिए कैसे है, अब उसकी प्रिपरेशन के बात करते हैं, जो कि हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। सबसे पहले द स्टार्टिंग मटेरियल ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इज लिथियम इटसेल्फ। मतलब जब भी हम ऑर्गेनोलिथियम की कोई भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं एक ही प्रिपरेशन होगी, उसके कई सारे मेथड होंगे, 4-5 मेथड होंगे, 6-7, तो 6-7-8 मेथड जो हम पढ़ेंगे उनमें आप देखेंगे ज्यादातर में जो लिथियम की प्रिपरेशन हो रही है उसमें हमारा मेटेलिक लिथियम, मतलब सिर्फ और सिर्फ लिथियम ऐसे इस फॉर्म में भी हो सकता है, LiX में हो गया, मान लीजिए LiCH3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे LiR भी लिख सकते हैं, ये तो ऑर्गेनो मेटेलिक हो ही गया। LiX हमारा कोई सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लेते हैं हम लोग, मेटल या एलिमेंटल फॉर्म में ही लिथियम को मोस्टली लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ Li। फिर क्या है, द यूज ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है, क्या होता है कि जो भी कुछ रिएक्शन करानी है उसको एक प्रोवाइड किया जाता है मीडियम या एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जहां पर O2 और जो भी मॉइस्चर H2O और दूसरी गैसेस या हमारी कोई भी केमिकल्स ना हो, वहां पे इनर्ट हो हमारा पूरी तरीके से, उस तरह का प्रिपरेशन की जाती है। कहां पे इनर्ट रखना होता है, कब जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी हैंडलिंग कर रहे हो, जब उसकी रिएक्शंस कर रहे हो। ऐसा नहीं सिर्फ खाली प्रिपरेशन में, यहां तक कि स्टोरेज के टाइम नहीं, ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम बन गया इसको अब हम रख लेते नहीं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ने अगर आपने प्रिपेयर भी कर लिया तब भी उसको आप लैब में ओपन जैसे सारे केमिकल्स रखते हैं वैसे नहीं रखते, इनके लिए स्पेशल इनके ट्रीटमेंट होते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर जैसे होता है वैसे ही हम सारी चीजें इनर्ट में ही करेंगे। क्या क्या है, प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। जब इनकी रिएक्शन भी करा रहे होंगे तब भी हमको इनर्ट चाहिए, प्रिपरेशन करा रहे होंगे तब भी इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए, और हैंडलिंग कर रहे होंगे मतलब इधर से उधर भी शिफ्ट कर रहे हैं तो वो सारी जगह भी हमारी इनर्ट होनी चाहिए। और इनर्ट होने के लिए वहां पर O2 नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट होना चाहिए। और नाइट्रोजन कैसे आई जाती है, कैसे इनर्ट बनाया जाता है, मैंने बताया है। सिलेंडर्स होते हैं लंबे लंबे, आपने देखा होगा लैब्स में ऐसे कुछ रखे होते हैं जिनमें नोजल से बैलून्स में एयर भरी जाती धीरे धीरे, जैसे आपने किसी बैलून शॉप में देखा होगा जनरली। उसके बाद आगे से टिप बंद कर ली जाती बैलून की, और जहां पे लगाना है इस रिएक्शन में लगाना है ऊपर से जाके इसमें टाई अप कर देते हैं, यहां पे टाई कर देते हैं। तो यहां पे अब हम चाहे जो रिएक्शन कराएंगे तो इस इन्वायरमेंट को कहते हैं इनर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। तो यहां पे ये हो गया। द प्रिपरेशन इज जनरल
जनरली कैरीड आउट इन एन इनर्ट नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट। इनर्ट तो होना ही चाहिए, साथ में नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज, मतलब वही सिंपल सा है, नॉन कंडक्टिंग करने का मतलब क्या है कि हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके साथ ही ना हो जाए। कौन से सॉल्वेंट यूज करेंगे? जनरली बेंजीन टाइप के या हेक्सेन और पेट्रोलियम। और थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन कराएंगे। यहां पे पढ़ा था कि ये देखिए सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स में सॉल्युबल होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और आप देख लीजिए यहां पे सबसे पहले दिया है बेंजीन, इसमें भी है C6H6। उसके बाद है हमारा हेक्सेन, ये क्या होता है? हेक्सेन का होता है C6H12। और उसके बाद पेट्रोलियम, तो इसका होता है CH का होल N। क्या होता है? CH का होल N, CH2 का होल N या CH का होल N। मतलब हाइड्रोकार्बन खूब लंबी लंबी पॉलीमेरिक चेन होंगी, वही होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कोई फॉर्मूला नहीं है कि C6H6 लिख लिया, C6H12 लिख लिया। पेट्रोलियम एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, उनको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। साथ ही साथ में ईथर का भी यूज कर लेते हैं। ईथर क्या होता है? CH3OCH3, ठीक है। ये भी हमारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसका भी यूज करते हैं। याद होगा अगर ईथर का बेस्ट यूज कहां होता है? जब हम प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो चाहे प्रिपरेशन हो, वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इथेरियल सॉल्वेंट, इथेरियल सॉल्यूशन या इथेरियल सॉल्वेंट, और कुछ नहीं, यही ईथर है। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनोलिथियम भी डील करेंगे तो ईथर का यूज कर लेंगे, या बोल सकते हैं इथेरियल सॉल्वेंट में यूज करेंगे। देखिए यही है सॉल्वेंट। फिर क्या है? सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर गिवन। यहां पे हम कुछ प्रिपरेशन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सा? सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। काफी सारे मेथड हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर कन्वेंशनली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ लिथियम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि लिथियम की जो भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं वो मोस्टली क्या है? डायरेक्ट लिथियम एलिमेंट फॉर्म में ही ले लेते हैं। तो वही चीज क्या लिखा है? डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ ए लिथियम मेटल एंड ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड क्या होते हैं? RX। मैंने बताया था ना RX जो है वो ले लेते हैं ऑर्गेनिक R ग्रुप कोई, और हेलाइड मतलब X हो गया। तो RX की रिएक्शन किससे कराएंगे? लिथियम से कराएंगे, जो कि एक डायरेक्ट सिंथेसिस है किसकी? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट yield of an organolithium compound is low when extra pure lithium is taken। मतलब जब हम एक्स्ट्रा प्योर लिथियम ले लेते हैं, मतलब 100% प्योर फॉर्म में लिथियम लेते हैं, तो क्या होती है? रिएक्शन की यील्ड कम होती है। ये कहेंगे ये सर क्या बता दिया? हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है, बट क्या होता है मोस्टली जब हम कोई चीज प्योर लेते हैं, जितनी प्योर होगी उतनी अच्छी चीज बनती है, जितनी ज्यादा प्योर चीज होती है उतनी अच्छी चीज होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है? लिथियम के केस में अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्योर या प्योर 100% ले लिया तो रिएक्शन का जो यील्ड है बनने वाला लिथियम R, LiR ग्रुप होता है, ये LiR जो है ये 100% नहीं आएगा, काफी कम आएगा। साथ ही में क्या है? लिथियम कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम। अगर हम ऐसा लिथियम ले जैसे जिसमें मान लीजिए 90% क्या हो? लिथियम हो और 10% इसमें सोडियम हो, और इसकी पूरी की रिएक्शन करा दे किससे? ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब RX से करा दें, तो इस तरह के कंपाउंड में हमको बहुत अच्छी यील्ड मिलती है और 80% तक यील्ड चली जाती है। जब लिथियम की लेते हैं तो 50% तक ही, खाली जब प्योर लिथियम लेंगे तो जो यील्ड बनने वाला प्रोडक्ट होगा तो वो 50% ही मिलेगा और साइड प्रोडक्ट फालतू के मिलेंगे। लेकिन जब हम उसमें सोडियम का थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं तो उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट की यील्ड है वो इनहेंस हो जाती है, वो 80% तक पहुंच जाती है। और इसका रीजन क्या बताया जाता है? इट प्रोबेबली बिकॉज, जो ऐसा क्यों है कि प्योर लेने से चीज कम, जनरली हम देखते हैं मैक्सिमम चीजों में कि प्योर चीज लोगे तो अच्छी चीज होगी, खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, प्योर चीज लोगे तो चीजें अच्छी होंगी। बट लिथियम के केस में क्या है? अगर आप प्योर फॉर्म में लोगे तो वहां पर जो बनने वाली यील्ड है वो कम होगी, और जब थोड़ा बहुत इंप्योरिटी उसमें मिक्स कर दोगे, डोपिंग कहते हो जिसको, इंसर्शन कुछ करते हो, जैसे सोडियम ले लोगे, तो वहां पे आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, 80% तक हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? इट प्रोबेबली बिकॉज सोडियम एक्ट एज रिएक्शन इमिटेटर। इमिटेटर क्या है? सिंपल सा, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे कैटालिस्ट का यूज करते हैं उसी तरीके से सोडियम यहां मान लीजिए रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। समझ गए होंगे कि अगर प्योर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कैटालिस्ट नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं, नॉर्मल चल रहा है,
50 से 60% यील्ड दिया, लेकिन अगर उसमें कैटालिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन का प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो इनहेंस हो जाएगी, ये बताया गया है। और जो भी नेक्स्ट मेथड है किसके, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बनाने के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कैसे होती, कहाँ होती है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसमें से एक पार्ट डायरेक्ट सिंथेसिस कैसे होती वो बता दिया। और साथ ही साथ ये हमने आपको समझा दिया है कि किसी भी लैब में कहीं पर भी इनर्ट एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस के लिए जो कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन टाइप की होती हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप विज्ञान वृक्ष से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।